नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आइए इसी के साथ स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम। जी दर्शकों, उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी, ये बयार है जो 4 जून के बाद जब लोकसभा नतीजे आए और लोकसभा नतीजे उस मुताबिक नहीं आए जैसे कि आने चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से जो यात्रा मंथन, अंथन, कंथन, पंथन, जो भी कह लीजिए, इसकी जो यात्रा उत्तर प्रदेश भाजपा में शुरू हुई वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कार्य समिति की बैठक भी हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ गए, प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मिल लिए, गृह मंत्री से मिल लिए, केशव जी दिल्ली थे, दिल्ली से वापस भी आ गए, ये सब कुछ हो गया। तो अब बचा क्या है? खुद मौका दे रही है पार्टी और खुद संगठन मौका दे रहा है। मौका ये है कि कल शाम तक की खबर थी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया हो और 10 विधानसभा के उपचुनाव हो या 27 का विधानसभा चुनाव हो, उसकी तैयारी के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, आई एम रिपीटिंग इट, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदारों की क्लोज मीटिंग तय थी ताकि सब कुछ बिल्कुल टनाटन फिटम फाट कर दिया जाए। और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, उसके साथ ही दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी, केशव मौर्य जी, उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन सबको यह फरमान सुना दिया गया था कि सारे लोग लखनऊ में बने रहे। यहां तक कि केशव मौर्य डिप्टी सीएम, उनकी एक मीटिंग प्रयागराज में लगी हुई थी। आज वो मीटिंग भी उन्होंने टाल दिया था, उनका दौरा भी टल गया था। कल से, यानी आने वाले कल से ये मीटिंग शुरू होने वाली थी और अब ये खबर है कि वो मीटिंग कैंसिल हो गई। व्यालोक जी, ये तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि शामे गम जब बिखर गई होगी, जाने किस किस के घर गई होगी। या उत्तर प्रदेश भाजपा में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच हो, फिर उसके बाद अमित शाह से मिलना हो, मोदी जी का फलाने करना हो, सब कुछ हो, ये हुआ परसों की बधाई हो, सब कुछ खत्म हो गया। अब जब आरएसएस और बीजेपी की इतनी हाई लेवल एक मीटिंग होनी थी जिसके बड़े परिणाम आ सकते थे, और वो परिणाम बड़े जब आने की बात मैं कह रहा हूं तो ये कह रहा हूं कि जो अंतिम कार्यकर्ता है और पूरा काडर है उसके अंदर एक नई जान, नई जोश की आमद होती, ऐसे में जो है वो केजरीवाल की तरह पिलास किसी ने उठाया और जाके बिजली का तार काट दिया। ये क्या हुआ सर? नहीं, संघ को और भाजपा को जो लोग नहीं जानते हैं वो इस तरह का सरलीकृत दृष्टिकोण रखेंगे या इस तरह की सरलीकृत व्याख्या वही करेंगे। माफ कीजिएगा, मैं आपको व्यक्तिगत तौर से कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन सचमुच जो संघ और बीजेपी को अगर आप जानेंगे तो इस तरह के प्रश्नों से आपका मन व्याकुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने ऐन चुनाव में पहला चरण हुआ था और उस समय मैंने एक आर्टिकल लिखा था। अपना प्रचार करना पड़ रहा है लेकिन संकोच के साथ बताना होगा क्योंकि और शायद किसी ने नहीं लिखा था। तो मैंने उसमें आरएसएस और भाजपा के तफरके की बात कही थी, कहा था कि नथनी से बड़ी हो जाएगी न। तो उसमें ये था कि अगर संघ के बिना एक्टिव सपोर्ट के नरेंद्र मोदी इस बार भी सत्ता में आ जाते हैं तो उसके बाद क्या क्या होगा। तो उसमें किसी बड़ी क्रांति की राह हमने नहीं देखी थी। हमने कहा था कि सब सेट हो जाएगा, धीरे धीरे मातृ संगठन भी सेट हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर आरएसएस अपने प्रचारकों को वापस बुलाना चाहेगा तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को ही बुलाना पड़ेगा, वो भी प्रचारक है ना। तो आरएसएस को कहना पड़ेगा कि भाई हमारे सारे प्रचारक वापस आओ। तो पता चला कि प्रधानमंत्री ही वापस चले जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जब नहीं जाएंगे, अगर उनको आप नहीं बुलाएंगे तो फिर बाकी जो सत्ता का सुख है वो क्यों छोड़ेंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि मातृ संस्था और जो पॉलिटिकल आर्म है जो अब सर्वशक्तिशाली हो गया है, उसके बीच जब समंजन चल रहा है ना, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगी, उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे, लेकिन मिलजुल के दोनों एकदम चिपक जाएंगे पहियों की तरह।
और वही हो रहा है। याद रखिए, आप भी इस बात को जानते हैं और हम दोनों ने ही इस बात को कहा है कि योगी आदित्यनाथ संगठन के व्यक्ति नहीं है। संगठन बिल्कुल। बोले तो आरएसएस, आरएसएस बोले तो आरएसएस। भाई आदित्यनाथ को छोड़िए, योगी आदित्यनाथ को, इससे पहले किन किन लोगों को, दीनदयाल उपाध्याय के समक्ष ये संकट खड़ा हुआ था भाई। उनको आरएसएस की नागपुर ब्रांच, यूपी में जो विस्तार हुआ दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के समय, तो नागपुर ब्रांच उस समय भी भाई इन लोगों को बाहर ही मानता था, क्योंकि ये लोग प्रचारक की जो संघ का बीज होता है प्रचारक, उस रास्ते अगर आप नहीं आए तो आप असली संघी नहीं है। वो ध्वज प्रणाम करने से, और या फिर आप 2 वर्षीय कीजिए, द्विवर्षीय कीजिए, तो वो अपना उसका सिस्टम है। तो योगी उसके लिए बाहरी थे, बाहरी हैं और बाहरी रहेंगे। उसी तरह योगी का अपना एक सिस्टम है। योगी को पता है कि आज वो सबसे बड़े ब्रांड में दूसरे स्थान पर हैं, और योगी इस बात को स्वीकारते हैं, वो इसको कहने में शर्माते भी नहीं है। तो इसका मतलब कि जब उनको पता है कि मैं दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली ब्रांड हूं, तो मैं क्यों एक ऐसी संस्था की बात मानूं। ऊपर से उनका योगी होने का, फिर मठ के महंत हैं जिनके एक इशारे पर वो जो गोरखनाथ पंथ जो है, गोरखनाथ को मानने वाले जो लोग हैं, उस मठ के महंत हैं ना ये। भाई त्रिपुरा में जाते हैं तो योगी का जलवा हो जाता है, वहां के कितने सारे वोट एक इशारे पर इधर उधर हो जाते हैं। तो ये जो संघर्ष है वो लगातार चलता रहेगा, और उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि संघ बिल्कुल तफरका कर लेगा अपने आप को भाजपा से, या भाजपा संघ से तफरका कर लेंगी। लेकिन ये जो यूपी में चल रहा है, वो शायद इसीलिए कोशिश की गई होगी संघ की तरफ से, एक कोशिश यह करने की गई होगी कि भाई चुनाव के बाद आपने और हमने नुकसान देख लिया, इसलिए अब हम लोग मिलजुल कर काम करें। और ये संघ का स्टाइल रहा है। मतलब वो जब भी भाजपा में संकट हुआ है, या उसके किसी भी आर्म में किसी भी ऐसे, जैसे राजनीतिक बाह उसकी भाजपा है, वैसे ही अगर मजदूर संघ में उसका भारतीय मजदूर संघ है, या ऐसे जितने भी संस्थान है, उसमें संघ हमेशा संकट के समय दखल देकर उसकी रक्षा करता है। अब ये भाजपा चूंकि चाह रही है कि हम एकदम आत्मनिर्भर हो जाएं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र को एकदम गंभीरता से ले लिया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 2025 में परिसीमन होना है, परिसीमन के बाद संसद की सूरत बदल जाएगी। ये इतनी सारी बातें हैं और इतना सारा परिवर्तन होना है कि उस मद में अभी यूपी भाजपा में जो फ्रिक्शन है, जो संघर्ष है, जो उसको तरंग कहते हैं, जो तरंग है उत्तर प्रदेश भाजपा में, वो अभी चलेगा। संघ के साथ जो चीजें हैं वो भी अभी चलेंगी। ठीक है। और ये पूरी बैठक जो टली है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि संघ और भाजपा का भी यहाँ टकराव नहीं है। यहाँ संघ बनाम एक ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ मेड है और जिसका अहंकार एक धर्मगुरु होने के नाते और एक बड़ा आदमी होने के नाते भी बड़ा है, तो यहाँ उसका टकराव चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मेरे इंट्रो पे कहे गए शब्द को आपने पकड़ के मुझे रगड़ दिया, लेकिन आपने डिस्क्लेमर भी दे दिया कि आपने मेरे बहाने पूरे एक ऐसे तबके को जो ऐसी सोच रखता है, ऐसी समझ रखता है। लेकिन यहां पर एक चीज और बता दूं आपसे कि आरएसएस और बीजेपी की ये जो मीटिंग टली है, अब जो छन छन की चीजें आ रही हैं वो इस वजह से आ रही हैं कि जैसे होता है ना कि घर के अंदर का झगड़ा है, ऐसे समय पे गार्जियन आके बाहर पंचायत लगा रहे हैं। जैसे अंदर दो देवरानियों का झगड़ा हो, देवरानी और जेठानी का, घर के अंदर हो रहा हो, परिवार का मुखिया अंदर जा रहा हो खाना खाने के लिए और वहां निपटा दे, बाहर आके फिर सब शांति शांति है। लेकिन अगर वही दोनों बहुओं के मायके से उनके पिता, भाई, चाचा आ जाएं और गांव के 4-5 लोग आके दरवाजे पर बैठ जाएं, तो फिर वो पूरे गांव का मामला हो जाता है।
मेरे पास जो अभी तक सूत्रों के हवाले से मामले आए हैं जो मैं फॉलो अप कर पा रहा हूं, उसमें यह है कि यह बैठक अंतिम समय में इसलिए टाली गई है कि ऐसी कवायद जब जिस समय दूरियां और मतभेद की बात हो रही है उसी समय इस तरह की मीटिंग न की जाए, ताकि उसके ये संकेत न जाए कि अंदर की बात बाहर गई, पहला। और दूसरा ये कि वाकई में ऐसी कोई रार थी, अगर संघ और आरएसएस बैठ के इस पर इस समय दरहम बरहम करने लगेंगे तो ये वाकई में बड़ा हो जाएगा। और इस वजह से ये एक औपचारिक स्टैंड जो अंदर खाने बात आ रही है वो आ रही है। एक चीज, बहुत से लोग विपक्षियों का काम तो मजा लेना है, खैर मजा तो आपने भी मुझसे ले लिया अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं बार बार घूम के एक बात कहता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी और इसका संगठन इस तरफ यह सोचता है कि इनके अंदर आंतरिक विमर्श ये लगातार जारी रहता है। और संघ के बारे में तो चलिए ठीक है, मैं दीवार के बाहर वाला ही संघी हूं, लेकिन भोजन, बैठक और विश्राम आरएसएस के तीन ही काम, ये भी कहा जाता था जुमला बहुत समय तक, और पता नहीं अब ये जुमला कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। व्यालोक जी, क्या आपको लंबी यात्रा पर जब भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है 2014 से, उस यात्रा को लगातार कायम रखने के लिए इस तरह की शेकिंग, जिसको कहते हैं ना कि पासों का मथना, चील वो सारी चीजें खटर पटर करना, और आप देखिए ना कोई भी जब वर्जिश भी करता है या आप भी सुबह उठते हैं तो अपने शरीर को फ्री अप करने के लिए जरा ऐसे ऐसे आदमी करता है ना, ये उस तरह की कवायद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विपक्षियों से ऐसी कोई मुझे उम्मीद नहीं है, मैं राष्ट्रवादियों के गिरते मनोबल को संभालने का प्रयास कर रहा हूं आपके जरिए। नहीं, राष्ट्रवादियों के मनोबल को गिरता हुआ किसने देख लिया भाई? कहाँ मनोबल गिरा है? कुछ नहीं हुआ है। अरे भाई, राष्ट्रवादी उतनी ही प्रखरता से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं कि जहर बढ़ता जा रहा है लोगों का। मतलब अरे यार, वो जहर का वैसे ही लगाते हैं विपक्षी, आपने भी जहर कह दिया, ये गलत बात। मैं तो ये देख रहा हूं कि चुटीलापन बढ़ता जा रहा है, आक्रामकता बढ़ती जा रही है, व्यंग की जो प्रखरता है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं वो नीचे वीचे नहीं हुआ है। देखिए, वो सनातनी संस्कार है, आत्म मंथन होगा ही। आप जब एक सीमा अपने लिए तय करेंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो आप दुखी भी होंगे। और आपके लिए राजनीति केवल राजनीति नहीं है, वह चूंकि आप भावनात्मक होकर करते हैं, वरना क्या मतलब है? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक भाई? ठीक है, मोदी एक नेता ही तो हैं, क्यों इनके लिए इनके जो चाहने वाले हैं वो क्यों जान देने को तैयार है भाई? कोई बूढ़ी माँ है वो गरियाने लगती है, कोई 17-18 की बच्ची है वो कहने लगती है रॉक स्टार हैं, कोई बच्चा पेंटिंग बनाने लगता है। तो ये जो कल्ट लाए हैं ये भाई साहब, साउथ में थोड़ा बहुत ये कल्ट था, लेकिन ये नॉर्थ में जो ये कल्ट आया है ना मोदीवाद का, पहले भी रहा है भाई, महात्मा गांधी से लेके और सब तक, सब नेताओं तक रहा है, इंदिरा जी तक भी रहा है, राजीव जी भी रहे हैं। वो कल्टवाद जो हमारे यहाँ रहा है, उसमें अब समस्या ये है संघ को, कि संघ के लिए हमेशा संस्थान या संगठन सबसे प्रमुख रहा है। इसीलिए संघ में कभी भी आप देखिए कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं की गई, किसी व्यक्ति को उतना ये नहीं बनाया गया। संघ का झंडा है गुरु, झंडा को वो प्रणाम करते हैं, ध्वज प्रणाम करते हैं। ये इसीलिए बनाया गया कि कल्ट विकसित ना हो। और लेकिन दिक्कत यह है कि भाई राजनीति में तो कल्ट विकसित करना पड़ेगा ना, राजनीति इसी का नाम है। आप सांस्कृतिक संगठन है और आप कह रहे हैं कि राजनीति आप संस्कृति के हिसाब से कीजिए, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा तो नहीं चलेगा। उसके बाद अब आपके प्रचारक लोग भी राजनीतिक हो गए हैं 10 वर्षों की सत्ता में, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहे हैं। और अभी आप कहेंगे तो 70% लोग कहेंगे कि ठीक है तो संघ ही छोड़ दिया जाए, भाजपा नहीं छोड़ेंगे। ये समस्या है, तो इसलिए भी ये टाला गया। हाँ, अब कहने को भाई ये तो मुझे लगता है, ये जो आपने जो तर्क दिया, मतलब जो सूत्रों ने तर्क दिया है, ये देखिए कितना मजेदार तर्क है कि भाई ऐसा कोई संकेत न चला जाए कि अभी गड़बड़ चल रही है और इसी समय क्लास ली जा रही है। भाई प्रभु ये बताइए कि ये दिव्य ज्ञान घोषणा करने के बाद क्यों हुआ? जब घोषणा हो रही होगी तब क्यों नहीं हो गया मालिक? भाई 5 लोग तब भी तो सिर जोड़े होंगे ना कि इस दिन बैठते हैं।
तो तभी ये क्यों नहीं हुआ कि नहीं यार, लेकिन अभी बैठेंगे तो ये संकेत नहीं चला जाएगा। पूरा आप छपाने के बाद आपको ये ज्ञान हुआ और आपने कहा। मैं इस पर खैर कोई इस पर मेरी टिप्पणी नहीं है, ठीक है, हो सकता है ये वजह सही भी हो गलत भी हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी जो ये चल रहा है ना थोड़ा बहुत, ये एक आध नट बोल्ट इधर उधर हो रहा है, वो अगले महीने तक होकर सब चंगा हो जाएगा। चलिए, बहुत संतोष मिला मेरे जरिए तमाम दर्शकों तक ये बात पहुंची कि व्यालोक जी ने 1 महीने का टाइम टेबल दे दिया है। अच्छा व्यालोक जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 5 सर आपस में इकट्ठे तो हुए होंगे, तो ये ज्ञान जो अभी आया है वो पहले क्यों नहीं आ गया कि हमारे सास पतोह के झगड़े का जो है या देवरानी जेठानी के झगड़े का मामला जो है बाहर चला जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, मैं इसको वहां से क्यों ना जोड़ू, ये बीच चुनाव में नड्डा जी के यह कहना कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते अलग हैं, उसके बाद पहली बार कम से कम सार्वजनिक रूप से यह संकेत आरएसएस की तरफ से आया था कि नहीं, कोई रास्ते अलग नहीं है। आरएसएस और बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य जहां से 80 लोकसभा सीट आती है, जहां 25-26 करोड़ आबादी रहती है, जहां सेकेंड बेस्ट पॉपुलर आइकॉन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वहां दरहम बरहम कराने के लिए भाजपा और संघ एक साथ बैठने वाले थे और अब नहीं बैठ रहे हैं। तो साहब ये रास्ते एक हुए थे, उसके बाद फिर अलग हो गए, मैं ऐसा क्यों ना कहूं? नहीं नहीं, देखिए रास्ते न तो एक हुए थे और ना अलग हुए। संघ का हमेशा से जी हाँ, एक मिनट, ये दोनों ना आप दोनों हाथ में लड्डू रखना चाह रहे हैं। ये इतना विकट विश्लेषक से मेरा जो है बहुत दिन बाद पाला पड़ा है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं एकदम आसान सी बात है, रास्ते न कभी एक हुए थे न कभी अलग हुए। संघ हमेशा से उसकी राजनीति के साथ क्या नीति हो यह लेकर आज से नहीं, हेडगेवार के जमाने से लेके आज भागवत के जमाने तक संघ की ये समस्या रही। भाई दीनदयाल जी के समय वही हुआ, मुखर्जी साहब के समय वही हुआ, फिर जनसंघ बना, फिर उसके बाद 75 के समय एक संकट आया, फिर जनता पार्टी के समय डबल आइडेंटिटी की बात हुई, फिर लोगों को भेजा गया, फिर प्रचारकों की पूरी संस्कृति है। मतलब ये सारी बातें फिर से करनी पड़ेंगी, लेकिन केवल इतना कहना है कि संघ सांस्कृतिक कार्य कर रहा है और ये उसके दिमाग में बहुत क्लियर है। भाजपा राजनीतिक कार्य कर रही है, उसमें हमारे लोग हैं। अब जब दोनों बहुत दिनों से सत्ता में हैं, दोनों के हाथ पैर बड़े हो गए हैं, भाई संघ की शाखाओं का दुगुना विस्तार हुआ है 2024 के दौरान। क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है ना क्योंकि भाजपा के पास सत्ता है और सत्ता में सुख है और सुख में लोभ है। तो पूरी भगवत गीता अब थोड़े सुनाऊंगा मैं, लेकिन वो संघ भी बढ़े हैं, भाजपाई भी ताकतवर हुए हैं, भाजपा के भी राज्यों में संख्या बढ़ी है, भाजपा का उतार चढ़ाव चल रहा है राजनीतिक तौर पर। तो इसलिए अभी दोनों में से कोई किसी का साथ नहीं छोड़ेगा। यह मीटिंग टाली गई है क्योंकि अब योगी के पास समय नहीं है और वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए गुरु, इन सब झमेलों में रखिएगा, उपचुनाव सामने, चुनाव गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल, और आपने जो अभी ये कंक्लूजन दिया, ये मुझे लगता है कि मेरे कहीं उसी बात वाली सड़क पर आके मिल जाती है या मेरी सड़क आपकी सड़क से जुड़ जाती है जब मैं ये कहता हूं कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, ये जिस लंबी दूरी की सड़क पर या ये कहिए एक्सप्रेसवे जो 500, 800, 1000 किलोमीटर लगातार जा रहा हो, जहां प्रधानमंत्री 2045 की बात कर रहे हूं, जहां आपके पास एक पूरी श्रृंखला हो नेताओं की, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन ये हो गई हो, तो ऐसे समय में एक लंबी तैयारी जब की जाती है यात्रा की, तो आपके पास लगेज भी ज्यादा होते हैं और जब आपके पास लगेज भी ज्यादा होते हैं तो छोटा बटुआ कहाँ है, खाने वाला झोला कहाँ है, वो ट्राली किधर है, रमेश की सब साइकिल कहाँ रह गई, अरे देखो देखो टिकट तो नहीं भूल गया, अपने अपने मोबाइल चेक कर लो, ये सारी कवायद होती है। तो मुझे लगता है दर्शकों कि आरएसएस और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में ये जो बहुप्रचारित
बैठक अगर टली है तो इसके भी संकेत यही हैं कि लंबी यात्रा के दौरान इस तरह की शेकिंग एडजस्टमेंट चलती रहेगी, और यही वो बात है जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को पार्टी में डिफरेंस बनाता है। और यही वजह है कि 2014 के बाद लगातार न सिर्फ तीसरी बार नरेंद्र मोदी केंद्र में आए हैं, बल्कि 3 दशकों का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। और आरएसएस और बीजेपी, आपने बिल्कुल कहा सर, मैं नमन करता हूं आपको, आपके दोनों हाथों में मैं लड्डू देता हूं जब आप ये कह रहे हैं कि न रास्ते कभी एक थे और न रास्ते कभी जुदा होंगे या हैं। ये दोनों बात सही है, क्योंकि एक तरफ संस्कृति है, दूसरी तरफ राजनीति है, एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ बहुसंख्यक और राष्ट्रवाद, हिंदू हित चिंतन की राजनीति है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे और दोनों की बाउंड्रीज आपस में क्या क्लियर है, हे ईश्वर। जैसे कहते हैं ना कि इसको समझना, और आपने शुरुआत में जो कहा था ना कि नहीं समझेंगे आप, बिल्कुल सही बात है, नहीं समझ में आएगा, इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि वैल्यूम जी से आज की ये बातचीत आप सबने इसका आनंद उठाया होगा। और राजनीति के कठिन दौरों की बात अगर इस तरह से खुशनुमा और हंसी खुशी माहौल में हो जाए तो फिर होता है ना कि जैसे सुपाच्य मीठी गोली आपने मुंह में डाली, क्योंकि राजनीति इतनी रुचिकर होती नहीं है। राजनीति अब तक ये समझा जाता था, लेकिन यह भी भारतीय राजनीति का एक नया फ्लेवर है। और ऐसे में व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जय श्री राम।